यानी कि शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर हैं, यानी कि मार्स पर हैं, और वो लोग वहां पर अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब के सब एस्ट्रोनॉट मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ 5 मिनट के बाद बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपने मिशन को छोड़कर अपनी जान बचानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुँचे। और अब ये सब के सब अपने रॉकेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वॉटनी, जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बॉटनिस्ट हैं, उनसे कोई चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाता है। हालांकि उनकी जो कमांडर होती है वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क का कुछ भी पता नहीं चलता और न ही उससे कोई संपर्क हो रहा होता है। सारा संपर्क करने की डिवाइसेस फेल हो गई और इन्हें लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा और फिर वो सभी लोग अपने रॉकेट में बैठकर मार्स को छोड़ देते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है, चारों तरफ सिर्फ सुनसान इलाका, तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और उन्हीं की एक डिवाइस का एंटीना उसके पीठ में घुस गया होता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरीके से वहाँ से रेंगते हुए अपने सेल के अंदर वापस आता है, जो लोगों ने शेल्टर की तरह वहाँ पर लगाया होता है उसके अंदर पहुँचता है और फिर वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है, अपना जख्म साफ करता है, पट्टी करता है और तभी हमें दिल दिला देने वाली बात पता चलती है कि मार्क यहाँ पर किसी से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि संपर्क करने के जितने भी डिवाइसेस थी वो सभी तबाह हो चुकी हैं उस भयानक तूफान से। और अब मार्क इस खाली ग्रह पर फंस चुका है और दूसरी तरफ उसके साथियों को ये लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे यहाँ पर अगले 4 सालों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल के बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर शुरू किया जाएगा और उसे वहाँ पर पहुँचना होगा। लेकिन वॉटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 सालों तक जिंदा रहने के लिए खाना और पानी मौजूद नहीं है और अब उसे किसी भी तरीके से खाना अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब इसलिए वो ये तय करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होते हैं जो मार्स के ऊपर कुछ टेस्टिंग करने के लिए लाए गए थे और अब वो उनसे आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को गीला करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी और मार्स पर पानी मौजूद नहीं होता, ये खाली रेगिस्तान है। हालांकि मार्क यहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है, उसे पता होता है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा और अब वो यहाँ पर खेती करने की तैयारी शुरू कर देता है। मार्क एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है, उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे यहाँ पर पानी बनाना है। पर अच्छी खबर ये होती है कि मार्क को पता है कि पानी कैसे बनेगा। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनना शुरू हो जाता है और यहाँ पर मार्क के पास हर एक वो चीज मौजूद होती है जिससे पानी बनाया जा सकता है और वो ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है और उसकी खेती को जितना पानी जरूरत होता है वो पानी वहाँ पर पूरा हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा मार्स की जमीन से निकलता है, जिसे देखकर मार्क बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे ये ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी मीडिया में ये खबर फैल जाती है और वो उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन जब अगले दिन उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर देख रही होती है तो वो देखती है कि मार्स के ऊपर जो उनकी इक्विपमेंट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल्स थे जो मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो तुरंत अपने सीनियर्स को बुलाती है और कांपती हुई आवाज से बोलती है कि मार्क अभी जिंदा है। सभी लोग दौड़ते हुए स्क्रीन की तरफ आते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे वो भूख से मर जाएगा, उसके पास खाना पानी इतना नहीं है। और उसका कहना कहीं न कहीं सही भी होता है, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुँचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर करना पड़ेगा और वो जानते हैं कि मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए खाना पानी मौजूद नहीं है। टाइम बीतता है और मार्क को मंगल ग्रह पे गुजारे हुए 70 दिन गुजर जाते हैं। तभी मार्क कैलकुलेट करता है कि नासा का जो अगला मिशन स्टार्ट होगा वो अगले 4 साल के बाद होगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर होगा और तब उसे वहाँ पर पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल से उसे रिचार्ज करना होगा। वहाँ नीचे नासा के लोग मार्क तक खाना और पानी पहुँचाने के लिए नया रॉकेट बनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नया रॉकेट बनाने में पूरे 3 महीने लगेंगे और वो जिस रॉकेट की मदद से मार्स तक खाना पहुँचाएंगे उसको मार्स तक पहुँचने में पूरे 9 महीने लगेंगे, यानी कि पूरा 1 साल
लगेगा। वहीं उधर मार्स पर मार्क के लगाए हुए फसल को पूरे 45 दिन हो गए हैं। उसने पूरे 400 पौधे उगाए जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे हो गए और अब वो वहाँ से आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा भिगो देता है। मार्क यहाँ पर खाद के लिए अपना वेस्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन वो यहाँ पर जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो भले यहाँ पर कितनी ही आलू उगा ले, लेकिन वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक पाथ फाइंडर होता है जो कि 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क जमीन से टूट गया था। और जब वॉटनी उसकी तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम जो लगातार मार्क के ऊपर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही थी, वो समझ जाते हैं कि मार्क उस पाथ फाइंडर को लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही पुराना सिस्टम होता है और ये सिर्फ इतना काम कर सकता है कि सिर्फ फोटो क्लिक करके नासा की तरफ भेज सकता है। फिर मार्क कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उसमें ये लिखा होता है कि क्या आप मेरे सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, और लेफ्ट और राइट में लिखा होता है यस और नो। और नासा नीचे से उस पाथ फाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करते हैं और ये देखकर मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो मुझे देख रही है। और इसके बाद वो उनसे बात करने के लिए सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल करता है और अब ये लोग एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। और नासा से उसे मैसेज मिलता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरत का सामान भेजा जा रहा है। मार्क को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को ये नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस क्रू को ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और वो दोबारा जमीन की तरफ लौट रहे हैं। अब फाइनली नासा उसके क्रू को बता देती है कि वॉटनी जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर को खुशी भी होती है और दुख भी। दुख इसलिए होता है कि वो मार्क को अकेला वहाँ पर छोड़ आए, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है तभी एक दिन उस जगह जहाँ पर उसने आलू उगाए हैं वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। और अब वो यहाँ पर दोबारा फसलें नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने वहाँ पर बनाया होता है, सब्जी उगाने के लिए माहौल बनाया होता है, वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और वो हिसाब लगाता है कि मार्क के पास जितने आलू हैं वो उन्हें खाकर तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी, वो तब तक मर चुका होगा। इसलिए नासा मार्क को एक मैसेज भेजती है। मैसेज में होता है कि तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम्हारे पास मदद और खाना पहुंचे तुम किसी तरीके से सरवाइव करो। और मार्क ऐसा ही करता है। जो वो खाना एक दिन में 3 बार खाता था, अब वो उसे एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और यहाँ पर नीचे नासा के साइंटिस्ट उस तक सप्लाई पहुंचाने की तैयारी कर रही होती है, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरत का सामान है। लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है, इसलिए वो उस रॉकेट की टेस्टिंग नहीं करते और उसे डायरेक्ट लॉन्च कर देते हैं। लेकिन मार्क की किस्मत एक बार फिर से हंसती है। लॉन्च होने के ठीक 5 मिनट के बाद वो रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सबके सब परेशान हो जाते हैं। सबके दिल टूट जाते हैं क्योंकि अब मार्क नहीं बच सकता। उसके पास इतना खाना नहीं है कि वो इतने दिन तक जिंदा रह सके और न ही उसके पास कोई मदद पहुंचा सकता है। और जब ये बात मार्क को पता चलती है तो वो पूरे तरीके से टूट जाता है। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वो नासा को एक मैसेज करता है कि मेरे माँ बाप को ये मैसेज जरूर देना, मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर एक इंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक अच्छा मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वही नासा की टीम की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी नासा के लोग चाइना से मदद मांगने का फैसला करते हैं और चाइना इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी मौजूद होती है। और अब अगले 28 दिनों के बाद नासा चाइना की मदद से दोबारा से एक नया रॉकेट लॉन्च करेगा। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। यहाँ पर रिच नासा की टीम को मार्क को बचाने के लिए उन्हें एक तरीका बताता है, एक आइडिया देता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में मार्क का क्रू वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ पर वापस ना आए, अर्थ का एक चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास आएगा, हम यहाँ से एक रॉकेट की मदद से उसका सारा सामान पहुँचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए स्पेसशिप को, जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट हैं, उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल दिया जाएगा। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल एक पुल को कहते हैं जिससे किसी भी चीज को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में ट्रेवल कराया जा सकता है। रिच कहता है कि जब उनका स्पेसशिप मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग मार्स के ऊपर उतरे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये जमीन पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें कहता है कि उन्हें मार्स पर नहीं उतरना, यानी कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि पहले से मार्स के ऊपर मौजूद है उसको यूज करके मार्क को
मंगल ग्रह से बाहर आना पड़ेगा और जब वो उस रॉकेट की मदद से ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। इसमें सिर्फ एक बंदे की जान बचाने के लिए नासा वाले अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, पर वो ऐसा करें तो मार्क के पास वो टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी का क्रू जो अभी अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा और नासा वाले यहाँ पर ये तय करते हैं कि वो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि एक बंदे की जान बचाने के लिए वो 5 बंदों की जान कुर्बान नहीं कर सकते। वो लोग जानते हैं कि मार्क की जान बचाना बहुत मुश्किल है, उसकी जान बचाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्स पर मार्क अपने उस मिशन को आगे बढ़ाने लग पड़ता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच वही लड़का जिसने नासा को मार्क को वापस जमीन पे लाने का आइडिया दिया था, वो किसी तरीके से अपना पूरा प्लान उन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है और यहाँ पर ये 5 एस्ट्रोनॉट नासा की परमिशन के बिना ही मार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब नासा नोटिस करती है उनकी स्पेसशिप की दिशा चेंज हो रही है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो 5 एस्ट्रोनॉट अब मार्क को लेने के लिए वापस जा रहे हैं और नासा चाइना की मदद से उनका सारा सामान उन तक पहुंचा देता है। वहीं मार्स पर मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल जाता है जिस पर बैठकर वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट से निकल जाएगा और उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हमिस है, जिसके अंदर वो 5 एस्ट्रोनॉट जो उसके दोस्त हैं वो उसे लेने आ रहे हैं। अब मार्क पूरे 90 दिन तक सफर करके उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है जहां से वो मंगल ग्रह से निकल सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए मार्क को उसके लगभग सारे कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो मार्क इस मंगल ग्रह से निकल ही नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो लोग भी यहाँ पर फंस जाएंगे। इसीलिए मार्क को अपने उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 500 किलो वजन कम करना होगा और मार्क को उस रॉकेट के अंदर से सारी चीजें बाहर फेंकनी पड़ती हैं। और मार्क अब एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है जिसका अंतरिक्ष में पहुंचना इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्क खुद को दिलासा देता है और उसे ऐसा करना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और अगले ही पल मार्क टेक ऑफ करता है। अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो स्पेस में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उससे रेडियो की मदद से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दबाव की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए उसकी बात नहीं हो पाती। लेकिन कुछ देर के बाद उसे होश आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे एक और मुसीबत खड़ी होती है कि मार्क के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मार्क बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और जो मेरे सूट के अंदर से हवा निकलेगी उसका इस्तेमाल करके मैं अपने सूट को एक दिशा दूंगा जिससे मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उससे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं अभी भी उस स्पेसशिप की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इसलिए उन्हें एक बॉम्ब बना के अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और अब उन्हें मार्क अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। तभी स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर के ऊपर बैठ के मार्क को रेस्क्यू करने के लिए जाती है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंदी होती है वो खत्म हो जाती है, वो छोटी पड़ जाती है और मार्क तक अब पहुंचना नामुमकिन है। और यहाँ पर मार्क वही करता है जो उसने कहा था, वो अपने स्पेस सूट में छेद करता है और वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और जो हवा उसके स्पेस सूट से निकल रही होती है वो उसकी मदद से खुद को दिशा देता है और किसी तरीके से वो अपने कमांडर तक पहुंच जाता है जो उसे रेस्क्यू करने के लिए आगे आई होती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है उनका हाथ छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंदी होती है मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस खतरनाक तरीके से मार्क की जान बच जाती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद जब मार्क अपने घर अपने अर्थ पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन जाता है जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया में सरवाइव कैसे करना है। और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, अगर आप भी जमीन पे रहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ कि अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन की जाए। मिलते हैं ऐसी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।